नमस्कार दोस्तों, आज है 9 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा इन डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने एक नए जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है यूएसए, बी है इसराइल, सी है चीन और डी है जापान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है इजराइल। देखिए, हाल ही में इसराइल ने क्या किया है कि एक नया जासूसी उपग्रह है उसका प्रक्षेपण किया है, और इस उपग्रह का जो नाम है वो है ओफेक 16। और इस ये क्या है, एक तरह का टोही उपग्रह है, जिसको सुबह 4 बजे सेंट्रल इसराइल से, कहाँ से, सेंट्रल इसराइल से अंतरिक्ष में भेजा गया। और ओफेक 16 जो है वो उन्नत क्षमता से लैस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टोही उपग्रह है। और लॉन्च करने के कुछ समय बाद ही उसने क्या किया है कि डेटा भेजना शुरू कर दिया है, और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा क्या है वो करने लगा था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जो है 15 अगस्त 2020 तक कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करने का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या फिर आईसीएमआर का लक्ष्य अव्यावहारिक है और अवास्तविक है। यह कौन से भारतीय संस्थान ने कहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, बी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और सी है इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस IASC, या फिर डी है भारतीय वायरोलॉजी संस्थान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस। देखिए, हाल ही में बंगलुरु स्थित इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस ने क्या कहा है कि 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन को लॉन्च करने का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या फिर आईसीएमआर का जो लक्ष्य है वो क्या है, अव्यावहारिक है और अवास्तविक है। देखिए, इसकी वजह क्या है कि IASC का कहना है कि यद्यपि वैक्सीन की तत्काल जरूरत है, लेकिन इंसानों पर वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले उसका कई चरणों में वैज्ञानिक परीक्षण करने की भी जरूरत होती है। और प्रशासनिक मंजूरी में तो तेजी लाई जा सकती है, लेकिन वैज्ञानिक परीक्षण की प्रक्रिया और डाटा एकत्र करने की क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जो अपने समय के मुताबिक ही पूरी होती है। और इस काम में तेजी लाकर मानकों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये अव्यावहारिक है और अवास्तविक है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में किसके, उत्तर प्रदेश के कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 95% है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है प्रयागराज, बी है सोनभद्र, सी है ललितपुर, यह है ललितपुर और डी है गाजियाबाद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है सोनभद्र। देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या है, कोरोना वायरस की जांच में तेजी आने से नए मरीजों की संख्या भी तेजी से इजाफा हो रहा है। जो नए मरीज हैं उनकी संख्या में क्या है, बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन बेहतर रिकवरी रेट के कारण यहाँ पर वायरस इतनी मजबूती से बाहर नहीं कर पा रहा। और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोनभद्र में सबसे ज्यादा 95% तक रिकवरी रेट है, जबकि ललितपुर जो है उसमें 14% सबसे कम रिकवरी रेट है। और इसके अलावा जो पूरे उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट है वो है 69% या 69%। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। जो है 1 अगस्त 2020 से पुनः शुरू हो रही वयोश्री योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है किसानों की आय दुगनी करने से, बी है बुजुर्गों से, सी है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से या फिर MSME से और डी है RBI द्वारा ऋण प्रदान करने से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है बुजुर्गों से। देखिए, बुजुर्गों को कोरोना संक्रमण के ज्यादा खतरे को देखते हुए पिछले कई महीनों से ठप पड़ी योजना कौन सी है, वयोश्री योजना को 1 अगस्त 2020 से फिर से शुरू करने की योजना है। और इस योजना में कई बदलाव किए गए हैं, और इसके तहत इससे जुड़े कैंपों का आयोजन अब ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। और साथ ही साथ ज्यादा बुजुर्ग या बीमार बुजुर्गों की जरूरत की पहचान कहाँ पर, घर घर जाकर के की जाएगी। और अब तक यह कैंप जिला स्तर पर या कई जिलों को मिलाकर के आयोजित होते थे। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े 6 राज्यों में, कितने, 6 राज्यों में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग या फिर जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है DPIIT की तरफ से तैयार योजना के मुताबिक औद्योगिक रूप से पिछड़े उन राज्यों में निवेश के प्रोत्साहन के लिए सरकार सब्सिडी की नई स्कीम ला रही है। और इन पिछड़े राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जम्मू कश्मीर, बी है गोवा, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उत्तर प्रदेश। देखिए, हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल स्तर पर चीन को टक्कर देने के लिए केंद्र सरकार की नज़र क्या है, औद्योगिक रूप से पिछड़े 6 राज्यों पर है। और इन राज्यों में है उत्तराखंड, झारखंड,
बिहार, हिमाचल प्रदेश, गोवा और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। देखिए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग या DPIIT की तरफ से तैयार योजना के मुताबिक औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में नए निवेश के प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी की नई स्कीम ला रही है। और इन 6 पिछड़े राज्यों में नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर रेल, रोड और पोर्ट के नेटवर्क के साथ साथ क्या किया जाएगा, कार्गो एयरपोर्ट भी विकसित किए जाएंगे। देखिए, औद्योगिक रूप से जो पिछड़े 6 राज्य हैं उनकी इंडस्ट्री SGDP जो है, देखिए जम्मू कश्मीर की है 27,791 करोड़, और जो गोवा है उसकी है 32,343 करोड़, हिमाचल प्रदेश की है 50,685 करोड़, और बिहार की है 69,210 करोड़, और झारखंड की है 72,748 करोड़, और उत्तराखंड की है 90,307 करोड़। इसमें सबसे जो टॉप पर है वो उत्तराखंड है और सबसे नीचे जो है वो झारखंड है इन 6 राज्यों में। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने पुरुष और महिला मुक्केबाजी की वैश्विक रैंकिंग जारी की है। आपको बताना है कि इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अमित पंघाल, बी है जेरी कोच, सी है मंजू रानी और डी है मैरी कॉम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है अमित पंघाल। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग जारी की है, जिसमें रोहतक हरियाणा प्रदेश जो है उसके अमित पंघाल 52 किलोग्राम में पहले स्थान पर हैं, और मौजूदा रैंकिंग में दोनों वर्गों, कौन कौन से, पुरुष और महिला में वह क्या है, अकेले ऐसे भारतीय मुक्केबाज हैं जो शीर्ष रैंकिंग पर हैं। और वहीं रोहतक की मंजू रानी को 48 किलोग्राम में दूसरा स्थान मिला है, जबकि MC मैरी कॉम, आप जानते होंगे सभी MC मैरी कॉम को, वो 51 किलोग्राम में तीसरे स्थान पर रही है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में अपने राज्य के युवाओं को 75% का आरक्षण देने का फैसला किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है राजस्थान, बी है महाराष्ट्र, सी है हरियाणा और डी है पंजाब। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है हरियाणा। देखिए, हाल ही में हरियाणा राज्य की सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासी या फिर मूल के जो युवा हैं उनको 75% आरक्षण देने का फैसला जो है उस पर मोहर लगा दी है, और मंत्रिमंडल ने इसके लिए अध्यादेश के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में विश्व बैंक ने भारत सरकार के साथ MSME सेक्टर के लिए इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम, कौन सा है, इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के तहत कितनी आर्थिक राशि की मदद के लिए एक करार किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 5,000 करोड़, बी है 5600 करोड़, सी है 4850 करोड़ और डी है 5260 करोड़ या 5260 करोड़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 5600 करोड़। देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत सरकार के साथ MSME सेक्टर के लिए इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के तहत 5600 करोड़ रुपए की मदद संबंधी करार किया है, और इससे क्या होगा कि कोरोना संकट से जूझ रही छोटी कंपनियों को तुरंत कर्ज उपलब्ध हो सकेगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका ने कौन से एयरक्राफ्ट को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रोनाल्ड रीगन, बी है निमित्ज, सी है हरकुलिस और डी है ए और बी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और बी दोनों। देखिए, हाल ही में भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जिनका नाम है रोनाल्ड रीगन और निमित्ज, को क्या किया है, दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। और इसके अलावा अगर भारत और चीन के साथ युद्ध होता है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। यह बात किन्होंने कही है, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने कही है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कहां पर 1000 बेड वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का निर्माण किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है लखनऊ और डी है जयपुर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत प्रथम पुरस्कार जीता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है हिमाचल प्रदेश। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, और यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया हो। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच को
25 साल सेवा देने के बाद अपने पद से हटना पड़ा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है डिंको सिंह, बी है राज सिंह, सी है बहादुर सिंह और डी है राजू राम लिंगा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है बहादुर सिंह। देखिए, भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह को क्या है, 25 साल तक सेवा देने के बाद अपने पद से हटना पड़ा है। और एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक 1978 और 1982 जीतने वाले 74 वर्षीय बहादुर सिंह का भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ अनुबंध जो था वो 30 जून तक का था। और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिविरों में कोचों की ऊपरी आयु सीमा जो है वो 70 वर्ष रखने के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। आपको करना है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। और हमने आज जो है एक हिंदी की नई टेस्ट सीरीज शुरू की है यूपी आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। तो अगर आप यूपी आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो भी जरूर देखें। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।